गति जो है उतनी ही अधिक होगी। तो देखिए विंड, पवन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। पवन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, किस तरीके से चलती है, ठीक है, और क्या क्या कौन से क्षेत्र से कहाँ तक चलती है, ये सब आपको जो है विंड के जो टॉपिक है ना उसको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है। देखिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद वी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो आज है हमारी सीटेट एसएसटी की यहाँ पर 15th क्लास यानी कि 15वीं क्लास है और आपकी 14 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। हम कर रहे हैं सीटेट एसएसटी प्रैक्टिस सेट, और ये प्रैक्टिस सेट में और कुछ नहीं है बल्कि आपके एसएसटी में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। एक सेट में मैं आपको कंटेंट के 40 क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ, जो कि एक सेट में टोटल पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी सेट में आपके कंटेंट के 40 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 39 या 38 पूछे जाते हैं, और बाकी के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके एसएसटी पेडागोजी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी कंटेंट के क्वेश्चन होते हैं वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ सेट वाइज, ठीक। 2023 के जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे सारे सेट मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उसके बाद जो 2 ऑफलाइन एग्जाम हुए थे वो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। एक आपका 21 जनवरी को हुआ था रिसेंटली, वो करवा दिया है। उसके पहले 20 अगस्त 2023 को हुआ था, वो भी करवा चुकी हूँ, और 2022 के ऑलमोस्ट आपके करवा दिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2021 के प्रीवियस ईयर। तो आपके पास मैंने बहुत सारे आपको जो है प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो प्रैक्टिस में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा है तो आप प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं, और खुद अपने आप को पहले मेरे आंसर बताने से पहले खुद चेक कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या है आंसर, और अपना जो भी स्कोर बन रहा है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आपका कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए निम्नलिखित को मैच कीजिए, यानी सम्मिलित करना है हमें, इनको मैच करना है। यहाँ पर आपकी कुछ बुक्स यानी पुस्तकें लिखी हुई हैं, यहाँ पर लेखक लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सी बुक जो है किस लेखक द्वारा लिखी गई है। अब देखिए जब भी मैचिंग आती है मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो इसका नहीं पता। अगर आपको 1-2 भी पता है ना मैचिंग में, 1-2 भी मैच पता आ रहे हैं ना कि आपको करना, तो आप अपने आंसर तक पहुँच जाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आई होप कि ये सभी को पता होगा कि मेघदूत जो बुक है वो किसने लिखी है, आपकी कालिदास ने लिखी है, ठीक है। तो ए का आपका 4th हो जाएगा। तो ए का 4th ये देखिए नीचे चेक करिए ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में है। ए का 4th आपका फर्स्ट में है, ए का 4th आपका सेकंड ऑप्शन में नहीं है, ए का 4th आपका थर्ड ऑप्शन में भी नहीं है, ए का 4th आपका 4th ऑप्शन में भी नहीं है। तो देखिए एक ही ऑप्शन से अगर आपको एक भी पता है तो आप अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। एक इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट हो जाएगा आपका। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, यही अप्रोच आपको रखनी है, क्योंकि आपके पास टाइम, आपको जो है टाइम भी सेव करना होता है। तो आप जो है अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको मूव करना है, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। इसके बाद देखिए अगर आपको मान लीजिए मेघदूत आपको नहीं पता है, कोई और पता है, जैसे हरचरित आपकी किसने लिखी है, वाल्ट ने लिखी है, हो सकता है ये किसी को पता हो, तो यहाँ से भी अपना ऑप्शंस को एलिमिनेट यानी ऑप्शंस को हटा करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्यभट्टियम, तो ये आपकी लिखी है आर्यभट्ट ने, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, सी का 3rd हो जाएगा। और देखिए यहाँ से भी अगर ये यहाँ से भी आप देख लेते हैं ना तो कि आर्यभट्टियम आपका आर्यभट्ट ने लिखा है, तो सी का आपका सेकंड हो जाता है ना, सी का सेकंड किस ऑप्शन में है, ओनली ऑप्शन नंबर 1 में ही है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसे भी आप अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं ना। सुश्रुत संहिता ये किसने लिखी है आपकी, ये है आपकी, ये आपकी यहाँ पर सुश्रुत ने लिखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर फिर से मैचिंग वाला, आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरास्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मैच करना है आपको। तो कुछ यहाँ पर पुरास्थल दे रखे हैं और उनसे जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो दे रखे हैं, तो उनका आपको जो है मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको आई होप कि भीमबेटका के बारे में तो सभी ने सुना होगा, और भीमबेटका में आपका क्या मिला था, गुफाएं और कंदरकाएं भीमबेटका से रिलेटेड है। बी का 3rd होने वाला है। अब चेक करते हैं ऑप्शन में बी का 3rd किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 में तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। बाकी के ऑप्शन अगर मैं चेक करती हूँ तो ऑप्शन नंबर 3rd में आपका बी का 3rd है, तो यही सही हो सकता है। एक बार 4 और चेक कर लीजिए, इसमें बी का 4 है तो ये भी गलत होगा। तो देखिए यहीं से आप अपने आंसर तक पहुंच गए थे ना, तो 3rd ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या आप चेक कर सकते हैं, ए का 2nd होने वाला है, कुरनूल आपका भस्म आपसे इससे रिलेटेड है, और सी का 4 होने वाला है, यहाँ हुरुंगी आपका जो है आवास और उद्योग स्थल से पाटने आपका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे पाटने में मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है मैंने मैच करके बता दिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थी, वो आपको यहाँ पर बताना है। ज्येष्ठाधिकार का नियम, जहाँ ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता का जो है उत्तराधिकारी होता था, या फिर सहदायात का नियम, जहाँ उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों के बीच कर दिया जाता था। तो अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, शाहजहानाबाद की योजना में यमुना की क्या भूमिका थी, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबके लिए आवागमन और जल उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। नेक्स्ट है आपका अभिजातों को नदी किनारे पहुंच प्रदान करना। लास्ट है आपका किलाबंदी और महल क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करना। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राजमहल को ही नदी पर पहुंच का नियंत्रण देना। नेक्स्ट है आपका फिर से मैचिंग वाला है, आपको जो है फिर से मैच करना है। यहाँ पर कुछ आदिवासी समुदाय आपको दे रखे हैं और ये कुछ स्थान दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा समुदाय जो है किस स्थान पर है, ठीक है, या किस स्थान पर पाया जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर करेक्ट बताना है, ठीक है। तो अगर आपको देखिए 1-2 भी पता है वही हम चीज़ यूज़ करेंगे अपनी ट्रिक, ठीक है। तो गद्दी का आई होप कि गद्दी का बकरवाल इन लोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो मुझे आ रहे हैं देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, हो सकता है आपको कोई और ऑप्शन भी आ रहा हो, तो आप अपनी अकॉर्डिंग जो ट्रिक मैंने बताई है कि पहले चेक करिए जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, एक जो आपको पता है इन चारों मैचिंग में से, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मैच करके देखिए कि कौन सा सही हो पा रहा है। गलत वाले हटाते जाइए, अपने आप अपने आंसर तक आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर आपका जो बकरवाल है वो किससे रिलेटेड है, वो कश्मीर में है, ठीक है। जो बकरवाल समुदाय है वो आपका कश्मीर में पाया जाता है, तो सी का आपका सेकंड होने वाला है। अब हम ये ऑप्शन में चेक करेंगे कि सी का सेकंड किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ तो नहीं है, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल, है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है तो ये सही हो सकता है। थर्ड वाले में देखते हैं तो यहाँ पर भी नहीं है, ये गलत हो गया। एक बार लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट वाले में भी सी का सेकंड है ना। तो या तो सेकंड करेक्ट हो सकता है या फिर 4 करेक्ट हो सकता है। अब हम गद्दी को और यहाँ पर चेक करने वाले हैं। सो जो गद्दी समुदाय है वो कहाँ पर है, किस स्थान पर है, वो भी आपको बताना है। सो यहाँ पर देखिए जो गद्दी है वो आपका हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है, तो डी का फर्स्ट होने वाला है। आप देखिए डी का फर्स्ट आपका ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में डी का फोर्थ दे रखा है, तो ये आपका गलत हो गया। तो हम पहुंच चुके हैं अपने आंसर पर सिर्फ 2 ही चीज़ों से, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और भी पता था तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाते। तो सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भक्ति के विशेष लक्षण निम्नलिखित थे। तो भक्ति के यहाँ पर कुछ आपको विशेष लक्षण दे रखे हैं। आपको क्या करना है, सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है इन चारों में से, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपका पहला है, कोई भी किसी भी जाति का, लिंग का, अमीर या गरीब व्यक्ति भक्ति का अनुसरण कर सकता था। बी क्या है, केवल ब्राह्मण ही भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर सकते थे। सी क्या है, देवता या देवी के समर्पण पर जोर था। लास्ट है आपका विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था। तो भक्ति के लक्षण इनमें से क्या कहते हैं आपको। सो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो कथन ए है वो तो यहाँ पर भक्ति के बारे में बिल्कुल सही है। चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी व्यक्ति जो है भक्ति का अनुसरण कर सकता था। ए करेक्ट है, ठीक है, ए करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन 1 तो आपका यहाँ गया क्योंकि हमसे ए पूछा, ए इसमें है नहीं। ऑप्शन नंबर 2 भी गया गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर हमसे सही पूछा और ए सही है, तो इन दोनों में तो ए है ही नहीं। अब 3 और 4 में आपका ए दे रखा है। बाकी एक और चेक करते हैं हम यहाँ पर। देवता या देवी की समर्पण पर जोर था और लास्ट है आपका विस्तृत बलिदानों और यज्ञों के प्रदर्शन पर जोर था। तो यहाँ पर आपका जो है देवता या देवी की समर्पण पर जोर था, ये आपका सही है, डी गलत है। तो ए और आपका सी सही है। ए और सी ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप के समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाएं, यानी कि ये जो घटनाएं आपको दे रखी हैं 4, आपको काल क्रम यानी कि समय के अकॉर्डिंग लगानी है। पहले किस घटना का आविष्कार हुआ, फिर किस घटना का हुआ, उसके बाद किसकी स्थापना हुई, उसके बाद किसकी, इस तरीके से जो है आपको ईयर वाइज इनको ईयर वाइज जो है लगाना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, DACB। सबसे पहले आपका स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, उसके बाद आपका फास्ट इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद आपका भारतीय कपड़ों का पतन हुआ और लास्ट में आपका भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, ये ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या है, अंग्रेज जनजातियों को बचाना और खेतीहर किसान बनाना चाहते थे, ठीक है। कारण क्या है, यहाँ पर एक जगह बसे हुए किसानों पर नियंत्रण रखना और शासन करना घुमंतु लोगों की तुलना में सरल था। तो यहाँ पर ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं और बी जो है इसकी उचित व्याख्या भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1929 यानी 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, या किसके द्वारा स्थापित किया गया। वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन काफ़ी बार, ठीक है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर प्रवेश आंदोलनों ने किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो आपको बताना है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जाति प्रथा को चुनौती देने और अस्पृश्यता उन्मूलन ने सभी के लिए बिना जाति भेदभाव मंदिरों को प्रवेश हेतु खोलना। नेक्स्ट है जाति प्रथा को चुनौती और समाज में समानता लाना। लास्ट है समाज में व्याप्त जाति पूर्वाग्रहों को प्रकाश में लाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नारा दे रखा है, वो आपको बताना है कि ये नारा किसने दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि सभी को पता होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये आपका कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीयों द्वारा इलबिट बिल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इलबिट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों हुआ, सेम मुझे लगता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ऐसा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का फिलहाल आंसर देखते हैं। इसको विरोध क्यों हुआ, तब आपको यहाँ सही कथन सेलेक्ट करना है। यह भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं देता था, इसीलिए, या फिर सरकार विरोधियों की आवाज़ दबाने के लिए बना था इसलिए, या फिर यह अंग्रेजों की नस्ल वाली मनोवृत्ति को दर्शा रहा था, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। यह अंग्रेजों की नस्लवादी मनोवृत्ति को दर्शा रहा था इसलिए, ठीक है, इसीलिए जो है इसका क्या हुआ था, विरोध हुआ था किसका, इलबिट बिल का। नेक्स्ट है आपका गुट निरपेक्षता की विशेष नीति का गठन किसके विचार से किया गया था। तो गुट निरपेक्षता के बारे में भी आपको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। इसका गठन किसके विचार से किया गया था। टकराव से बचने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और USSR के साथ गठबंधन से अलग रहना, या फिर दूसरा है आपका अमेरिका और सोवियत संघ के साथ तटस्थ रहने का, जिससे दोनों देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को जारी रखा जा सके। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा USSR दोनों को प्रतिद्वंदी करने के लिए नए स्वतंत्र देशों से बने सत्ता केंद्र का तीसरा मोर्चा बनाना। और लास्ट है आपका मानवीय अस्तित्व के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता में एक सक्रिय भूमिका अदा करने के लिए। तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
कर्क रेखा निम्न में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है वो आपको बताना है। तो टोटल देखिए कर्क रेखा अभी तो ये पूछा है किससे गुजरती है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो टोटल जो आपकी कर्क रेखा होती है वो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उन 8 राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। इसकी ट्रिक भी होती है याद रखने की, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा त्रिपुरा से भी निकलती है, ठीक है, पश्चिम बंगाल से भी निकलती है। तो ये आप जो है देख लेना। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सही होने वाला है। पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं। सी है, प्रत्येक चौथे वर्ष 29 फरवरी के बदले 28 का दिन होता है। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। ए और बी आपका दोनों सही है, सी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यदि पृथ्वी को समान अनुदैर्ध्य विस्तार के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है तो प्रत्येक क्षेत्र ब्लैंक देशांतर को आच्छादित करेगा। तो कितने डिग्री देशांतर को आच्छादित करेगा वो आपको यहाँ बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 15 डिग्री देशांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर शुरू करते हुए क्षेत्रों को क्रमबद्ध कीजिए। यानी कि पहले आपको उत्तर पश्चिम से सबसे पहले उत्तर पश्चिम से चलना है, फिर धीरे 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 दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आपको जाना है और इनको जो है क्रम में लगाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सबसे पहले आपका आएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा अरावली श्रृंखला, उसके बाद आपका आएगा विंध्य पर्वतमाला और नेक्स्ट आपका आएगा दक्कन का पठार और लास्ट में आपका आ जाएगा पूर्वी घाट। ठीक है, सो इस तरीके से ये क्रम है, इसका याद रखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में मानचित्र के घटक के संदर्भ में भिन्न का चयन कीजिए। यानी कि ऑड इसमें से कौन सा है, ऑड विषम ज्ञात करना है आपको। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पैमाना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, कौन सी मिट्टी यानी कौन सी मृदा गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है तथा मानसून से पहले या पहली बारिश के बाद जब तक इसकी जुताई ना हो तो इस पर काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कौन सी मिट्टी है, उस मिट्टी की पहचान आपको यहाँ पर करनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है इसका, ये आपकी काली मिट्टी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वनस्पति के बारे में आपको यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वनस्पति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो कथन ए पढ़ते हैं, घास स्थल मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं और कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ए आपका सही है। बी क्या है, वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। ये आपका टेम्परेचर और मॉइस्चराइजेशन दोनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में परिवर्तन मुख्यतः जलवायु की परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण होता है। ये तीनों ही कथन आपके यहाँ पर वनस्पति के बारे में सही हैं, इसलिए तीनों कथन सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 कथन दे रखे हैं, इनको चारों को पढ़ करके आपको जो सही है वो आपको बताना है। पहला क्या है, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो ये गलत है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरा क्या है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है क्योंकि मनुष्य तथा पशु सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं तथा पौधे इसका उत्पादन करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, हम लोग सांस लेते रहते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है उसको ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते रहते हैं ना। तो ये क्रम चलता रहता है और जो मात्रा है वो समान बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप और भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से भूमंडलीय तापमान बढ़ता है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है ए और बी 2 कथन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला क्या है, 2 वायुदाब क्षेत्रों के दाब में अंतर जितना अधिक होगा पवनों की गति जो है उतनी ही अधिक होगी। तो देखिए विंड, पवन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पवन के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, किस तरीके से चलती है, ठीक है, और क्या क्या कौन से क्षेत्र से कहाँ तक चलती है, ये सब आपको जो है विंड के जो टॉपिक है ना उसको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है। देखिए ये आपका एक कथन सही है, भी क्या है, जब वायु उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है तो पवन उत्पन्न होती है। दूसरा भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो, ये कई बार आपका पूछा जा चुका है, ये दूसरा वाला स्टेटमेंट काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन में 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए चारागाहों की खोज में लोगों के मौसमी आवागमन को कहते हैं। तो इस आवागमन को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं, अप्रवास कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं या फिर ऋतु प्रवास कहते हैं। तो मौसम की वजह से लोग आवागमन कर रहे हैं, इसको हम ऋतु प्रवास बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। प्रवास को प्रभावित करने वाले है ना, प्राकृतिक आपदा, पानी की कमी, जीवन यापन का बेहतर स्तर या फिर शिक्षा। तो यहाँ पर जो देखिए ए और बी ये जो वजह है ना, इन्हीं वजह से लोग जो है प्रवास करते हैं। ठीक है, प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है ना। एक तो प्राकृतिक आपदा की वजह से जाते हैं, दूसरा पानी की कमी की वजह से जाते हैं। तो ए और बी करेक्ट है, ए और बी आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन ए क्या है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है,
तो ये आपका सही है। कथन भी क्या है, फसलों फलों सब्जियां और फूलों को उगाना और पशुधन पालन कृषि में सम्मिलित है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट आपका है, ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले इस राज्य में आए थे तथा भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो वह राज्य कौन सा है? ठीक है, वो किस राज्य में आए थे वो आपको बताना है, वो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा करेक्ट होगा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल में आए थे। नेक्स्ट है आपका विविधता के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो डाइवर्सिटी विविधता के बारे में आपको 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन बता चुकी हूँ मैं। ठीक है, और ये विविधता का टॉपिक ना आपको सिर्फ इसमें काम नहीं करेगा, किसी भी सब्जेक्ट में सीडीपी में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, विविधता मतलब अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग कलर कॉम्प्लेक्स, मतलब अलग अलग मैं कहूँ एक इकोनॉमिकल बैकग्राउंड होता है हर किसी का। तो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ना, और होनी भी चाहिए। डाइवर्सिटी के बिना सब कुछ अलग लगता है। हम लोग आपस में ही, हम लोगों में कितनी भिन्नताएं होती हैं, कितने अलग अलग होते हैं, डिफरेंट, यही हमारा विविधता कहलाता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा इनमें से सत्य है विविधता के बारे में। पहला क्या है, विविधता भारत की सामर्थ्य का स्रोत है। बी है, भारत की विविधता में एकता है। सी है, विविधता भेदभाव का स्रोत भी हो सकती है। और डी है, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक विविधता में योगदान करते हैं। तो यहाँ पर आपका चारों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है विविधता के बारे में, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, यदि आप भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं तो आप कौन सा निर्णय स्वयं ले सकते हैं। जनरली आपको ये बताना है कि एक राष्ट्रपति इन चारों में से कौन सा निर्णय ले सकता है। ठीक है, सो उस व्यक्ति का चयन कर सकते हैं जिसे आप प्रधानमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चयन करता है क्या? नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो गया। लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ये गलत है। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, तो थर्ड आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति का ये हक होता है, वो इस निर्णय को ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, कौन सा वक्तव्य 1870 के राजद्रोह अधिनियम के रूप में के बारे में सही है। तो 1870 के राजद्रोह के बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है, इस अधिनियम द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम ने ब्रिटिश राज में भारतीयों के लिए बृहत्तर समानता और न्याय सुनिश्चित किया था, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो 1 ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। बाकी नेक्स्ट चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह ज्ञात कीजिए। तो गैर कृषि क्रियाकलाप वाले समूह आपको यहाँ पर बताने हैं कि कौन कौन से हैं। पहला है, टोकरी बनाना, धान रोपण। गैर कृषि मतलब इनमें कृषि से रिलेटेड चीज़ें ना हो। मिट्टी के बर्तन बनाना। नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तन, निराई, टोकरी बनाना। नेक्स्ट ईंट बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, निराई। लास्ट है, मिट्टी के बर्तन, बुनाई और ईंट बनाना। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई करना और आपका ईंट बनाना। नेक्स्ट है आपका, साप्ताहिक बाजार में इनमें से कौन सी वस्तु की सबसे कम खरीद बेच दृष्टिगत होने की संभावना है। तो वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, कार, इंजन और पहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति क्या है, नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है किसने कहा था वो आपको यहाँ पर बताना है। महात्मा गांधी ने, BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपको कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है आपका, छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण यहाँ पर बेस्ट है। तो रूढ़िवादिता क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो चुनौती देना है हमें, उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, पुरुष भरतनाट्यम नर्तक। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो डांस है वो लड़कियों के लिए बनाए, लड़कियाँ करती हैं, इसीलिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर पुरुष की बात हो रही थी, चैलेंज कर रहा है ना, रूढ़िवादिता को चैलेंज करेगा। तो थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी कानून को तोड़ना या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन एक कार्य है। तो ये क्या है, बेदखली का कार्य है, बलात् यानी अपीड़न का कार्य है, उल्लंघन का या मुआवजे का। तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, उल्लंघन का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कक्षा में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के अध्यापन के लिए कौन सा उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त होगा वो आपको बताना है। पहला है, मुजलिहा 19 वर्ष विधान चुनाव में मतदान कर सकती है। दूसरा है, कर रही है। दूसरा है, एना 31 साल की है जो लोकसभा चुनाव में मतदान कर रही है। तीसरा है, जसप्रीत 17 साल की है, विद्यालय परिषद के चुनाव में मतदान कर रही है। तो सी आपको गलत हो जाएगा। मतदान की आपकी आयु आपको सभी को पता हुआ 18+ की होती है। ठीक है, आप 18 साल की हैं तभी कर सकते हैं, तो ये 17 साल की है, तो सी गलत हो जाएगा। ए और बी ही सही है, ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देख लेते हैं हम, कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण केंद्र और राज्यों के बीच उनकी संबंधित शक्तियों को लेकर विवादों का परीक्षण करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर संसार भर में महिलाएं इसे मनाने और अपने संघर्षों की पुनर्जीवित करने के लिए एकत्रित हुई।
इन रणनीतियों में से या महिलाओं के आंदोलन के संबंध में किसके अंतर्गत आता है वो आपको बताना है। तो ये आपका आता है एकता का प्रदर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य हैं, यानी कि जो मिड डे मील होता है आपका, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड होता है, ठीक है, वो आपको बताना है कि उसके कौन से उद्देश्य हैं। 4 आपको दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से उद्देश्य हैं। ए है विद्यालय में बच्चों के प्रवेश को बढ़ाना और उन्हें बनाए रखना, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट है। बी क्या है, विद्यार्थियों के बीच जातिगत पूर्वाग्रहों को प्रबलित करना, तो ये आपका गलत है यहाँ पर, ठीक है। जातिगत मतलब कि अलग अलग जातियों के लोगों को जो है उकसाना है ना। तो सी है आपका यहाँ पर बच्चों में भूख की समस्या कम करके उनकी पढ़ाई में एकाग्रता लाना, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बच्चों में व्याप्त कुपोषण के स्तर को कम करना, तो ए सी डी ये तीनों करेक्ट है आपके, इसके तीनों उद्देश्य हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल बी ही आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। हमें जो है जो अलग अलग जाति या धर्मों से लोग आए उनको उनके बीच लड़ाई नहीं करवानी है, ठीक है। तो ये आपका बी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।